हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है समास। पिछली क्लास में हमने संधि कंप्लीट कर लिया था। आज से समास शुरू होगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठना। तो दोनों को मिला करके क्या बन रहा है? समास। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। सम सनम समासा अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम धन आस, तो बनता है समास। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर के बना है समास। अर्थात शब्दों का पास पास बैठना ही क्या होता है? समास होता है। संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा? पास पास हो जाएंगे, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? समास कहा जा रहा है। अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। सम सनम समासः क्या है? सम शनम समासः। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। जब दो या दो पदों से अधिक मिलकर, जब दो या दो पदों से अधिक मिलकर, दो पदों से अधिक पद मिलकर नया पद बनाते हैं, नया पद बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ पद जो है समास कहलाता है। और बना हुआ पद समास कहलाता है। ठीक, तो क्या है? अनेक पदा नाम एक पदी भवनम। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या है? समास है। ठीक है, सम सनम समास है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नया पद बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियां जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं, और बना हुआ जो नया पद होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। क्या है? विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते।
पदानां चैकपद्यं च समासः स्वविधीयते। अर्थात जहाँ विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर के एक पद बन जाता है, वही क्या है? समास है। तो क्या है? विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। क्या है? विभक्तिर्लुप्यते, लिख लेते हैं, विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु, यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, प्रतीयते पदानां चैकपद्यं, पदानां चैकपद्यं च समासः स्वविधीयते, च समासः स्वविधीयते। यहाँ पर क्या होगा? अवग्रह होगा, स्वविधीयते। तो क्या है? विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः स्वविधीयते। तो क्या कह रहा है कि जहां पर विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर के नया पद बनाते हैं, वहां पर क्या होता है? समास होता है। जहां पर विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं विभक्तियों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है, परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है। प्रतीत होता है, होता रहता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है। उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ठीक, जैसे दशरथस्य पुत्र, क्या है? दशरथस्य दशरथस्य पुत्र, अर्थ क्या होगा? दशरथ पुत्र। क्या हो जाएगा? दशरथ पुत्र। समझ में आ रहा होगा? ये तो हो गया समास। ठीक है, इसको ध्यान रखना। विभक्ति, जब इसको याद रखोगे इस लाइन को, तो आपको समास को समझने में आसानी होगी। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः स्वविधीयते। जहां पर विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, वहां पर क्या होता है? समास होता है। ठीक है, जैसे दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र अर्थात दशरथ पुत्र। ठीक, चलिए देखते हैं विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थाव बोधकम वाक्यम विग्रह। अर्थात समास वृत्य के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य प्रयोग होता है उसे विग्रह कहा जाता है। जैसे पीतांबर हो गया, तो लिख लेते हैं
समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है, जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहा जाता है, उसे विग्रह कहते हैं। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। यथा हो गया पीतांबरा, क्या है? पीतांबरः। तो इसका अर्थ होगा पीतम अंबरम यस्य सः, क्या है? पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला है लौकिक विग्रह और दूसरा है अलौकिक विग्रह। क्या है? लौकिक विग्रह और दूसरा है अलौकिक विग्रह। ठीक, तो क्या है? विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानाम चैक पद्यम च समासः सो विधीयते। क्या है? जहां पर विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है, वहां पर क्या होता है? और अनेक पद मिलकर के एक पद बन जाता है, उसे समास कहा जाता है। जैसे है दशरथस्य पुत्र, अर्थात दशरथ पुत्र। विग्रह क्या होता है? समास विग्रह किया जाता है तो क्या होता है? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। क्या है? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। ठीक, यथा पीतांबरा पीतम अंबरम यस्य सः। विग्रह करने पर जैसे संधि विच्छेद होता था, शब्द अलग अलग हो जा रहे थे, उसी तरह से यह भी है कि इसमें विग्रह होता है, समास विग्रह होता है, अर्थ वही रहता है। ठीक है, पीतांबर पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका। समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो क्या था? पहला था लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है? लोक को समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहा जाता है। लोक को समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहा जाता है। लौकिक विग्रह कहा जाता है, कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र, क्या है? दशरथ पुत्र। इस सामासिक पद का लौकिक विग्रह होगा, इस सामासिक पद का लौकिक विग्रह होगा दशरथस्य पुत्र। क्या होगा? दशरथस्य पुत्र। ठीक है, यह है लौकिक विग्रह। अगला है अलौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह।
जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु विग्रह होता है, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु विग्रह होता है, प्रक्रिया दर्शाने हेतु विग्रह होता है, उसे अलौकिक विग्रह कहा जाता है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे है दशरथ नस पुत्र सु, क्या है? दशरथ नस पुत्र सु। ये क्या है? व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। दशरथ नस पुत्र सु अर्थात यही होगा दशरथ पुत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं समस्त पद या सामासिक पद। अगला है समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद। समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। क्या होता है? समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। कहते हैं। ठीक, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दो पद होते हैं, सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समस्त पद, नोट कर लीजिए, नोट, समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। यहां तक है बेसिक पॉइंट। ठीक है, समास के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समास को समझने में। ठीक है, तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लोक को समझने लायक जो विग्रह होता है वो क्या होता है? लौकिक विग्रह होता है। और जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को दर्शाता है वो क्या होता है? अलौकिक विग्रह होता है। ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त पद दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, और समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।